आज जो आप सुनेंगे शायद ही किसी ने आपको बताया हो। इतिहास की किताबों में एक तारीख हमेशा के लिए दर्ज है, 18 अगस्त 1945। कहा जाता है कि इस दिन एक भयानक विमान दुर्घटना में भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी की मौत हो गई। उनकी राख एक विदेशी जमीन पर रखी गई और देश ने आंसू बहाकर इस सच को स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस दिन ताइहोकू में कोई विमान क्रैश हुआ ही नहीं था? क्या हो अगर वो मौत सिर्फ एक छलावा थी, एक ऐसा राजनीतिक और कूटनीतिक भ्रम जिसे दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली देशों ने मिलकर बुना था? सन्नाटा, एक बहुत गहरा खौफनाक सन्नाटा जो पिछले 7 दशकों से इस देश के सबसे बड़े रहस्य को घेरे हुए है। मिलिए संजय से, एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास सरकारी कर्मचारी जिसका किसी खुफिया एजेंसी से कोई नाता नहीं था। लेकिन संजय के भीतर एक कीदा था, सच जानने का कीदा। उसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, अपना परिवार रिस्क में डाल दिया और अपनी जिंदगी के अमूल्य 20 साल सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और आरटीआई फाइल करने में निकाल दिए। क्यों? क्योंकि एक दिन पुरानी नेशनल आर्काइव्स की लाइब्रेरी में धूल फांकती हुई एक फाइल के पन्नों में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। उस फाइल में एक विदेशी जासूस की रिपोर्ट थी जिसकी तारीख विमान दुर्घटना के कई महीनों बाद की थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि वो इंसान जिंदा है। संजय समझ गया कि जो इतिहास हमें बचपन से रटाया गया है वो इतिहास नहीं बल्कि आजाद भारत का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली चौंकाने वाला सच तो अभी आपके सामने आना बाकी है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहा जाता है कि नेताजी का विमान ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। उनका शरीर 3री डिग्री तक जल गया और उनकी अस्थियां जापान के रैंकोजी मंदिर में रख दी गईं। लेकिन जब संजय ने हार न मानते हुए ताइवान की सरकार से सीधा संपर्क किया और उस दिन के रिकॉर्ड मांगे तो कई महीनों के इंतजार के बाद एक ईमेल आया। उस ईमेल में ताइवान के परिवहन मंत्रालय ने साफ और सीधे शब्दों में जो लिखा था वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। ताइवान सरकार ने स्पष्ट किया, 14 अगस्त 1945 से लेकर 25 अक्टूबर 1945 के बीच ताइहोकू में कोई भी विमान दुर्घटना हुई ही नहीं। जी हां, कोई क्रैश नहीं, कोई मलबा नहीं। तो फिर वो जली हुई लाश किसकी थी? जो अस्थियां आज तक एक विदेशी मंदिर में रखी हैं, वो किसकी हैं? और अगर वो नेताजी नहीं थे तो वो कहां गए? जरा 1 मिनट के लिए रुकिए, सोचिए। अगर आप संजय की जगह होते और आपके हाथ में एक विदेशी सरकार का वो आधिकारिक खत होता जो आपके ही देश के इतिहास को पूरी तरह से झुठला रहा हो, तो आप क्या करते? क्या आप अपनी सुरक्षित नौकरी और परिवार के खातिर चुप बैठ जाते या उस विशालकाय सिस्टम से लड़ते जो लगातार आपसे कुछ छिपा रहा है? संजय ने लड़ने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक संघर्ष। एक आम नागरिक बनाम देश की खुफिया एजेंसियां। संजय ने शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन की सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट्स को एक एक लाइन करके खंगालना शुरू किया और वहां उसे एक और बहुत बद्दा झोल मिला। जिन चुनिंदा गवाहों ने नेताजी को अस्पताल में जलते हुए देखने का दावा किया था, उनके बयानों में जमीन आसमान का अंतर था। एक गवाह कह रहा था कि दुर्घटना के बाद नेताजी ने खून से सने कपड़े पहने थे और वो खुद चलकर अस्पताल पहुंचे। वहीं दूसरा गवाह, जो उसी अस्पताल में मौजूद होने का दावा कर रहा था, कह रहा था कि उनके कपड़े पूरी तरह जल चुके थे और उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया था। किसी ने कहा कि उनके आखिरी शब्द भारत की आजादी के बारे में थे, तो किसी और ने कहा कि वो दर्द से कराह रहे थे और कुछ बोल ही नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात, उस तथाकथित ताइहोकू अस्पताल के रिकॉर्ड में नेताजी की मौत का कोई डेथ सर्टिफिकेट मौजूद ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि दुनिया के इतने बड़े नेता, एक पूरी सेना के सर्वोच्च कमांडर की मौत हो जाए और कोई आधिकारिक कागज, कोई तस्वीर, कोई प्रमाण न बने? एक आम आदमी की मौत पर भी नगरपालिका कागज बनाती है, लेकिन उस इंसान की मौत का कोई सबूत नहीं जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी।
आप सोच रहे होंगे कि बात सिर्फ कुछ कागजों या गवाहों की है। नहीं, बात है उन अति गोपनीय फाइलों की जिन्हें दशकों तक भारत सरकार ने टॉप सीक्रेट बनाकर तिजोरियों में बंद रखा। जब संजय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया कि इन फाइलों को सार्वजनिक किया जाए, तो सरकार का तर्क सुनकर कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हलफनामे में लिखा गया कि इन फाइलों के खुलने से देश में दंगे भड़क सकते हैं और मित्र देशों के साथ भारत के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। कौन से मित्र देश? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका? क्या भारत की आजादी की कीमत उस आजादी को असल में दिलाने वाले इंसान की बलि चढ़ाकर चुकाई गई थी? क्या कोई ऐसी खौफनाक डील हुई थी जिसके बारे में आज तक हमें भनक भी नहीं लगने दी गई? जब प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से जवाब मांगा गया, तो पता चला कि नेताजी से जुड़ी सबसे अहम फाइलें तो रहस्यमयी तरीके से नष्ट कर दी गई हैं। सोचिए, देश के सबसे बड़े नायक से जुड़ी फाइलें दीमक खा गईं, या उन्हें जानबूझकर जला दिया गया। अगर कहानी विमान क्रैश पर खत्म नहीं होती, तो सवाल उठता है, नेताजी आखिर गए कहां? क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ताइहोकू की घटना के महीनों बाद तक नेताजी को मृत नहीं माना था? लंदन के आर्काइव्स में आज भी वो दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें ब्रिटिश जासूसों ने साफ लिखा है कि बोस का ये क्रैश एक धोखा है, वो रूस भागने की फिराक में है। और यहीं से जुड़ती है इस पहेली की दूसरी और सबसे खौफनाक कड़डी, रूस। साल 1946। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया को अब एक नए खतरे, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। इस समय रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन का खौफ पूरी दुनिया पर था। संजय की रिसर्च उसे उन पुराने और धुंधले पन्नों तक ले गई जहां सोवियत संघ के आर्काइव्स का जिक्र था। वहां से जो जानकारी छनकर बाहर आई, उसने संजय के रोंगटे खड्डे कर दिए। रूस के कुख्यात साइबेरियाई गुलाग जेलों से लौटे कई कैदियों ने अपनी डायरियों और इंटरव्यूज में एक खास भारतीय कैदी का जिक्र किया था। एक कैदी, आर्देंदु सरकार, जो सालों तक रूस की जेल में रहे, उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने वहां सेल नंबर 45 में एक भारतीय को देखा था जिसके चेहरे पर नेताजी जैसी ही गंभीरता थी और जिससे मिलने के लिए स्टालिन के बड़े अधिकारी खुद आते थे। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। अगर नेताजी रूस में थे, तो भारत सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं थी? या फिर भनक थी और वो खामोश थे? एक चौंकाने वाला तथ्य सुनिए। 1946 से 47 के आसपास की एक कथित चिट्ठी का जिक्र बार बार इतिहास के पन्नों में दबी आवाज में होता है। कहा जाता है कि आजाद भारत के एक बहुत ही शीर्ष नेता ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को एक कहहचती लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि स्टालिन ने आपके युद्ध अपराधी को पनाह दे रखी है। आपका युद्ध अपराधी, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो सकते थे? क्या ब्रिटेन के दबाव में भारत ने अपने ही मुक्तिदाता को एक वॉर क्रिमिनल मान लिया था? क्या हमारी अपनी नई नवेली आजाद सरकार ये सब जानती थी और फिर भी अपनी गद्दी बचाने के लिए खामोश रही? शायद आपको लगे कि कहानी रूस के किसी अनजान अंधेरे सेल में खत्म हो गई। शायद वो वहीं ठंड और यातनाओं से मारे गए। लेकिन असली रहस्य तो हमारे अपने घर में, हमारे बीच ही पल रहा था। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर देश के सबसे बड़े जांच अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक शांत शहर फैजाबाद। साल था 1985। एक बहुत ही रहस्यमयी साधु की मौत होती है। स्थानीय लोग उन्हें गुमनामी बाबा या भगवान जी कहते थे। उनका जीवन किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। वो कभी पर्दे के बाहर नहीं आते थे। उनकी आवाज में एक जब का दबदबा और सैन्य अनुशासन था। वो धारा प्रवाह अंग्रेजी, जर्मन और बांग्ला बोलते थे। जो गिने चुने लोग उनके कमरे में जाते, वो बताते कि ये साधु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ऐसी पकड़ डीडीएच रखता है जो सिर्फ कोई बहुत बद्धा कूटनीतिज्ञ ही रख सकता है। उनके कमरे में देश विदेश के बड़े बड़े लोग रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से मिलने आते थे। लेकिन जब उनकी मौत के बाद प्रशासन ने उनके उस छोटे से कमरे का ताला तोड़ा और उनके संदूकों को खोला, तो जो सामान वहां से निकला
उसने पूरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पैरों तले जमीन खींच ली। ये कोई आम साधु की कुटिया नहीं थी। महंगी जर्मन दूरबीनें, रोलेक्स और ओमेगा की कीमती घड़ियां, आजाद हिंद फौज की ओरिजिनल यूनिफॉर्म के हिस्से, दुनिया भर के नक्शे, ऐसी किताबें जिन पर अंग्रेजी में मार्जिन पर बारीक टिप्पणियां लिखी हुई थीं। और सबसे चौंकाने वाली चीज, नेताजी के परिवार की बहुत ही निजी तस्वीरें, जो आम जनता के पास होना नामुमकिन था। वहां से कलकत्ता की प्रसिद्ध क्रांतिकारी और नेताजी की करीबी लीला रॉय के लिखे हुए पत्र मिले। आपको क्या लगता है, यह महज एक इत्तेफाक था? कोई आम साधु जो दुनिया से कटा हुआ है, वो विदेशी नक्शे, जर्मन घड़ियां और आजाद हिंद फौज के गुप्त दस्तावेज लेकर क्यों घूमेगा? गुमनामी बाबा के कमरे से एक या दो नहीं, बल्कि 2700 से ज्यादा ऐसी दुर्लभ चीजें मिलीं जिनका सीधा ताल्लुक आजाद हिंद फौज और नेताजी से था। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगा जब फॉरेंसिक की दुनिया के सबसे बड़े नाम बीच में आए। बी लाल, जो उस समय भारत के सबसे बड़े हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स में से एक थे और जिन्होंने कोर्ट में कई अहम फैसले करवाए थे, उन्हें गुमनामी बाबा की लिखावट जांचने का काम सौंपा गया। जब उन्होंने बाबा की डायरी के पन्नों का मिलान नेताजी के पुराने खतों से किया, तो नतीजा 100% मैच था। उन्होंने साफ कहा कि यह एक ही इंसान की लिखावट है। अमेरिका के एक मशहूर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कार्ल बैगेट ने भी जब स्वतंत्र रूप से इसकी जांच की, तो उनका भी यही मानना था कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस एक ही व्यक्ति थे। एक पल के लिए अपनी सांस रोक लीजिए, सोचिए, वो महानायक जिसने आजाद हिंद फौज बनाई, जिसके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से ही अंग्रेजी साम्राज्य की जड्ढें कांपने लगती थीं। वो इंसान जिसने जापान और जर्मनी जैसे देशों से सीधे तौर पर बात करके एक पूरी फौज खद्दी कर दी, क्या वो अपने ही आजाद देश में, अपनी ही जमीन पर एक गुमनाम साधु बनकर एक पर्दे के पीछे छिपकर जीने को मजबूर था? क्यों? किसका डर था उन्हें? उन्हें मारने की साजिश कौन रच रहा था? जरा खुद को उनकी जगह रखकर देखिए। अगर आपके पास एक ऐसी अपार जन ताकत हो जिससे आप पूरे देश की सत्ता एक रात में पलट सकते हैं, जनता आपके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार हो, लेकिन आपको पता हो कि आपके सामने आने से देश में एक भयानक गृहयुद्ध, सिविल वॉर छिड़ सकता है। आपको पता हो कि अगर दुनिया को पता चला कि युद्ध अपराधी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, तो पश्चिमी देश भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। शायद नवगठित आजाद भारत की इकॉनमी और सुरक्षा दोनों खतरे में पड्डी हाथ जाए। तो क्या आप अपने लिए सत्ता चुनेंगे, या इस देश के भविष्य और शांति के लिए खुद का नाम, अपना परिवार, अपना पूरा अस्तित्व मिटा देंगे? क्या नेताजी ने भारत की आजादी दिलाने के बाद उसे एकजुट रखने के लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा बलिदान दिया, जिसे हमारे इतिहास ने कभी पहचाना ही नहीं? यह विचार ही रूह कंपा देने वाला है कि वो इंसान हमारे बीच मौजूद था। हम आजाद हवा में सांस ले रहे थे और वो उसी हवा में एक कैदी, एक भगोदे की तरह छिप छिप कर जी रहे थे। साल 1999, जनता के भारी दबाव, मीडिया की कवरेज और संजय जैसे हजारों गुमनाम लोगों के अथक संघर्ष के बाद भारत सरकार को मजबूरन एक नया आयोग बनाना पड़ा, मुखर्जी कमीशन। जस्टिस एम के मुखर्जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद सम्मानित और निष्पक्ष जज थे, उन्होंने इस केस की परतें फिर से उधेड़नी शुरू की। उन्होंने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। वो खुद ताइवान गए। उन्होंने वहां की जमीन पर जाकर सबूत तलाशे। उन्होंने जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियों का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की। उन्होंने रूस के पुराने आर्काइव्स खंगाले। कई सालों की कड़िशी मेहनत और लाखों दस्तावेजों को खंगालने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी, वो आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका था। जस्टिस मुखर्जी ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ शब्दों में लिख दिया, सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 की विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। वो कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी और रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां उनकी नहीं,
बल्कि इचिरो ओकुरा नामक किसी जापानी सैनिक की हैं। ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये कोई कहानी नहीं थी, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक जज की आधिकारिक जांच रिपोर्ट थी। लेकिन क्या हुआ इस सत्य का? आपको क्या लगता है कि सत्य सामने आने के बाद देश में जश्न मना होगा? नहीं। संसद में इस रिपोर्ट को पेश किया गया और बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी बहस के, एक झटके में इसे अस्वीकार, रिजेक्ट कर दिया गया। सरकार ने बस इतना कहा कि वो मुखर्जी कमीशन की फाइंडिंग्स से सहमत नहीं है। क्यों? एक जज जो इतने साल मेहनत करके सच लाया, उसकी रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वो उस सच से मेल नहीं खाती थी जो हमें पिछले 60 सालों से रटाया जा रहा था। एक और सच, एक बार फिर से लाल फीताशाही, सत्ता के अहंकार और सियासत की फाइलों के नीचे जिंदा दफन कर दिया गया। संजय जैसे वो तमाम लोग जो आंसुओं के साथ सड़कों पर उतरे थे, उनकी आवाज को सत्ता के भारी शोर में बेरहमी से दबा दिया गया। उन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले कहकर उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन सच की एक फितरत होती है, उसे कितनी भी गहरी कब्र में क्यों न गाड़ दो, उस पर कितनी भी कंक्रीट की दीवारें क्यों न खड्डी कर दो, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। वो एक न एक दिन जमीन फाड़कर बाहर आ ही जाता है। आज जब हम उन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं, वो डिक्लासिफाइड विदेशी फाइलें, ताइवान सरकार का वो स्पष्ट खत, ब्रिटिश और अमेरिकी जासूसों की वो गुप्त डायरियां, रूस के गुलाग की वो खौफनाक कहानियां और फैजाबाद के गुमनामी बाबा के संदूक से निकले वो हजारों धड़कते हुए सबूत, तो एक बहुत ही भयानक लेकिन बेहद स्पष्ट तस्वीर उभर कर हमारे सामने आती है। सुभाष चंद्र बोस ताइहोकू में नहीं मरे। वो विमान दुर्घटना सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन थी, एक ऐसा धुआं जो इसलिए पैदा किया गया ताकि वो वहां से सुरक्षित निकल सके। वो मंचूरिया होते हुए सोवियत रूस पहुंचे। वहां के राजनीतिक हालात उनके अनुकूल नहीं थे और उन्हें एक राजनीतिक कैदी के रूप में सालों तक बंदी बनाकर रखा गया। और फिर आजादी के कई सालों बाद भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स के किसी ऐसे खौफनाक और गंदे समझौते के तहत, जिसे आज तक पूरी दुनिया से छिपाया गया है, उन्हें भारत वापस भेजा गया। लेकिन वापसी की वो शर्त बहुत सख्त थी, इतनी सख्त कि कोई आम इंसान उसे सही नहीं सकता था। शर्त यह थी कि वो कभी अपनी असली पहचान उजागर नहीं करेंगे, वो कभी जनता के सामने नहीं आएंगे, वो कभी भारत की राजनीति में कोई दखल नहीं देंगे। और उन्होंने उस शर्त को निभाया। उन्होंने देश की खातिर अपना नाम, अपना इतिहास मिटा दिया। वो भगवान जी बनकर जिए। वो उसी आजाद हवा में सांस लेते रहे जिसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया था। लेकिन उनके अपने ही लोग, उनका अपना ही देश उन्हें पहचान नहीं पाया। वो अपने ही घर में एक निर्वासित, एक रिफ्यूजी की तरह जिए और एक दिन गुमनामी के अंधेरे में ही खामोशी से इस दुनिया को अलविदा कह गए। न कोई राजकीय सम्मान, न कोई आंसुओं का सैलाब, न कोई तोपों की सलामी। देश का सबसे बद्धा बेटा सबसे अजनबी बनकर विदा हो गया। आज जब आप आजाद भारत के आसमान में शान से लहराता हुआ तिरंगा देखते हैं, तो याद रखिएगा कि इस तिरंगे की कीमत सिर्फ आजादी के दीवानों के खून से नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे, दर्दनाक और शर्मनाक रहस्य से भी चुकाई गई है, जिसका सच आज भी हमारे आसपास ही कहीं फाइलों के बंडलों में चीख रहा है। वो सच आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई उसे समझे, कोई उसे पूरी तरह से स्वीकार करे। वो बलिदान इंतजार कर रहा है कि जिस आजाद देश के लिए वो पर्दे के पीछे छुप गया, कम से कम आज वो आजाद देश उसके सामने आने की हिम्मत तो दिखाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बद्धा सवाल है आपके लिए, हमारे इस सिस्टम के लिए, हमारी सोई हुई अंतरात्मा के लिए और उस झूठे इतिहास के लिए जो हमने अब तक स्कूलों की किताबों में बिना सवाल किए पढ़ा है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप अब भी आंख बंद करके उसी सच पर विश्वास करेंगे जो सत्ता ने आपको अपनी सहूलियत के लिए बताया है, या आज से खुद सवाल पूछना शुरू करेंगे? क्या आप उस सच का हिस्सा बनेंगे जिसे दबाने के लिए पूरी सरकारें लग गईं? क्योंकि याद रखिए, जो समाज अपने नायकों का सच नहीं पचा सकता, वो समाज कभी पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकता।